नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल स्टडी आईक्यू पे। और मैं रामदेव सिंह आप लोगों के सामने हाजिर हूँ दिसंबर 2020 का करंट अफेयर लेके, जो इस साल के अंत का करंट अफेयर है। उसके बाद से नया साल स्टार्ट हो जाएगा और वही नई उम्मीदें, नया साल। और अगले साल एग्ज़ाम होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा कहते हैं जिसको, लाइन लग जाएगी एग्ज़ाम्स की। तो उसके लिए तैयारी अभी से, तो करंट अफेयर करें। और अगर आप लोगों ने इस चैनल के जो स्टडी आईक्यू ऐप है उसको इंस्टॉल नहीं किया तो उसको इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे आप बहुत ही किफ़ायती दरों पे किसी भी एग्ज़ाम की, राजस्थान से रिलेटेड आरपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीचर का एग्ज़ाम हो, कांस्टेबल, एसआई, आरएस, कोई भी एग्ज़ाम, आप लोग उसका कोर्स ले सकते हैं। और भारत के विशेषज्ञ टीचर्स के द्वारा वहाँ पे आप लोगों को कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। देन हम बात करते हैं इसी कड़ी में अपने पहले क्वेश्चन की। राजस्थान सूचना आयोग का प्रमुख किससे नियुक्त किया गया है? मीन्स राजस्थान के नए मुख्य सूचना आयुक्त, अगर मैं कहूँ इसको अच्छे शब्दों में, राजस्थान का मुख्य सूचना आयुक्त, ये किसे नियुक्त किया गया है? ओके, कौन हो गया इसका आंसर? डीबी गुप्ता। डीबी गुप्ता की बात करें हम तो इनका पूरा नाम है देवेंद्र भूषण गुप्ता। क्या नाम है? देवेंद्र भूषण गुप्ता। और बाकी जो आप लोगों को दिख रहे हैं इसमें सूचना आयुक्तों के नाम दिख रहे हैं जो, तो इसमें एमडी कोरानी पहले थे, टी श्रीनिवासन दूसरे, फिर सुरेश चौधरी जी रिटायर हुए। बहुत दिनों के बाद डीबी गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता को बनाया गया है नया सूचना आयुक्त। और कब बना है? 4 दिसंबर 2020 को। कब बने हैं ये? 4 दिसंबर 2020 को इनको बनाया गया है, मुख्य सूचना आयुक्त के पद पे बिठाया गया है। और मतलब नियुक्त किया, और 11 दिसंबर को इन्होंने शपथ ली है। शपथ कब ली? 11 दिसंबर को लिए। और ये चौथे मुख्य सूचना आयुक्त बने। 3 के नाम मैंने ऊपर लिख ही रखे हैं, तो ये चौथे बने हैं। और अगर हम बात करें मुख्य सूचना आयुक्त के रिटायरमेंट की एज क्या होती है, तो ये बहुत ही अच्छी है, 3 साल, एकदम अलग है। 3 साल या 65 वर्ष की आयु, ठीक है। तो 3 साल काम कर लिया हो या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, तो इस कंडीशन में ये इनका पूरा हो जाता है। और इसके बाद क्या थे? डीबी गुप्ता सबसे पहले मुख्य सचिव थे। ये क्या थे? यहाँ पे मुख्य सचिव थे राजस्थान में। अब निरंजन आर्य बन गए हैं, मुख्य सचिव थे। उसके बाद इनको मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया गया। क्या बनाया गया? मुख्यमंत्री का सलाहकार। और अब ये एक इम्पोर्टेंट पद दे दिया गया। इसके बाद हम बात करें तो एक वरिष्ठ पत्रकार है नारायण बारेट। ये क्या गया? नारायण बारेट ये हैं, तो इनको सूचना आयुक्त, ठीक है। क्या होते हैं? एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और 2 सूचना आयुक्त होते हैं। तो 2 नहीं, 2 से ज़्यादा ही आई थिंक, अभी देखता हूँ मैं। तो सूचना आयुक्त हैं एक तो नारायण बारेट, उसके अलावा शीतल धनखड़ जी, तो इनको भी क्या किया गया? सूचना आयुक्त बनाया गया है। देन ये राज्यपाल थे बंगाल के, जगदीप धनखड़, उनकी भतीजी हैं, ठीक है। ये क्या है? एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और जो अभी राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, उनकी भतीजी हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं अपने इसके बारे में, मुख्य जो हमारा आयोग है सूचना आयोग, उसके बारे में बात करूं तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? आरआईसी कहेंगे, राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन। इसकी जो स्थापना हुई वो है 18 अप्रैल 2006 को। किसके तहत हुई? जो आरटी एक्ट आया था, आरटीआई एक्ट आया था, तो उसमें बाध्यकारी था बनाना इस पोस्ट को हर राज्य के लिए और सेंटर के लिए भी। तो आरटीआई एक्ट 2005 के तहत इसकी स्थापना की गई है। और इसको क्या अधिकार दिया गया है कि जो ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने, पूछताछ करने का अधिकार है जो एक सार्वजनिक सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहा है। जैसे क्या होता है, हम किसी भी ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे पीआईओ होता है, ठीक है। देन उसके बाद एपीआईओ होता है, अपीलेट अथॉरिटी के लिए। अगर उससे भी हम संतुष्ट नहीं तो किसके पास जाते हैं? आरआईसी के पास, कोई भी सूचना मांगने के लिए। मैंने बता दिया इसमें कौन कौन होता है। और ओके, तो ये है आरआईसी के बारे में। देन नेक्स्ट, हाल ही में जारी पुलिस स्टेशनों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्टेशन पहले स्थान पे रहा है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऑप्शन है कालू, नोंगपोक, सेलमई, महाजन या एडब्ल्यूपीएस सुरमंगलम। ठीक है, क्वेश्चन वापस सुन लो कि
जो हाल ही में पुलिस हर साल होती है पुलिस स्टेशन की कि टॉप के पुलिस स्टेशन कौन से हैं, तो उसमें राजस्थान का कौन सा पुलिस स्टेशन है जो टॉप पे रहा है? राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, देश में नहीं। एक जमाना था जब कालू का रेलवे स्टेशन जो सॉरी कालू का जो पुलिस स्टेशन है वो पूरे इंडिया में फर्स्ट नंबर पे था। आई थिंक 2018-19 की बात है, मैं इसको कंफर्म नहीं हूँ लेके, तो तब ये वाला था। और अब वो जमाने गए लद गए वो दिन, ठीक है। अब कौन सा है? महाजन का, ठीक है। अगर सिर्फ राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में महाजन का है, और पूरे इंडिया में बात करें तो नोंगपोक सेलमई, ये कहाँ पे है? इंडिया में फर्स्ट है नोंगपोक सेलमई। सेलमई नहीं, इसका वैसे नाम नोंगपो सैकमी होगा, सेलमई नहीं नोंगपो सैकमई, ये गलत लिखा हुआ आई थिंक, नोंगपो सैकमी। और ये कहाँ पे है? ये है मणिपुर में। देखिए एक उत्तर पूर्वी राज्य है, कैसे बन के उभर रहा है, और कहाँ? थौबल नाम का वहाँ पे जिला है, वहाँ से। देन AWPS सुरमंगलम है सलेम जिले में, और सलेम आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ पे है, सलेम है तमिलनाडु में, ठीक है। अगर मैं तीसरा भी बताता हूँ, खारसांग, तीसरे नंबर का कौन सा है? खारसांग है, और ये भी कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से। मैं इसको अरुणाचल को AP लिख रहा हूँ, और इसका जो जिला है वो है चांगलांग, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा। उसके बाद झिलमिल है छत्तीसगढ़ का, और 10वें नंबर जम्मीकुंटा टाउन तेलंगाना। तो टॉप थ्री तीन याद कर लो और राजस्थान का याद कर लो, बहुत है। राजस्थान सरकार ने सरकारी नौकरियों में पूर्व सैनिकों के लिए उम्र की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? ये क्वेश्चन भी अच्छा है कि राजस्थान की जो सरकारी नौकरियां थी उसमें एक्स सर्विसमैन थे, ठीक है, एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं लोग जो पूर्व सैनिक होते हैं, तो इनकी जो आयु थी, जैसे छूट मिलती है ना इनको हर किसी को, तो इनको भी छूट मिलती है, तो वो छूट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ठीक है, जो इनको छूट मिलती है वो बढ़ा के कितने साल कर दिया गया है? पहले 5 साल मिला करती थी, ओके, कितना कर दिया? अब 7 साल कर दिया गया। क्योंकि जैसे कि ये कॉमन सी बात है, जैसे कोई 35 साल की आयु तक करके आएगा नौकरी, कोई 40 साल की आयु तक करके आएगा, सॉरी 10 वर्ष कर दिया, 7 नहीं 10 वर्ष कर दिया, मैं यहाँ पे गलत हूँ, इसका आंसर क्या होगा? 10 वर्ष कर दिया, ठीक है। तो इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 10 साल कर दिया गया है। अब देखो इससे फायदा क्या, एक चीज और की गई, जैसे रीट वगैरह का एग्जाम है उसमें 50% लाने पे, आई थिंक 60% लाने पे पास माना गया है, तो इन लोगों के लिए कितना कर दिया गया? 5% की छूट दे दी गई। अब देखो ये होता क्या है, कोई सर्विसमैन एक्स सर्विसमैन है, 35-50 ईयर की एज, 40 ईयर की एज तक नौकरी करके आता है, पढ़ाई से लिंक टूट जाता है पूरा, और जब तक वो पढ़ने स्टार्ट करते हैं तब तक एज हो जाती थी 45 ईयर्स की, और उनको वापस नौकरी नहीं मिल पाती थी। तो इन सब समस्याओं से दूरी बनाने के लिए, इसको सही करने के लिए क्या किया? सीधे कितने साल की छूट दे दी गई है अब? 10 साल की, जो पहले 5 साल की थी। नेक्स्ट है कोविड-19 के प्रति जागरूकता के लिए जनता संदेश, जनता के नाम, जनता संदेश जनता के नाम, ये जो अभियान है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? जनता संदेश जनता के नाम, ये अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर होगा DD राजस्थान, ठीक है, DD राजस्थान है, इसके द्वारा जनता संदेश जनता के नाम, ये क्या है? कोरोना की जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है, कोरोना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए चालू किया गया एक अभियान है। इसके तहत लोगों को बताया जाएगा कि कैसे कोरोना से बच के रहना है, कैसे जागरूक रहना है, वही सब बातें हैं वो बताई जाएंगी इसमें। तो ये किसने चालू किया? DD राजस्थान। इससे पहले भी हम पढ़ते हैं काफ़ी कुछ, जैसे DD राजस्थान का शिक्षा दर्शन, आकाशवाणी का शिक्षावाणी बच्चों की पढ़ाई के लिए, ये सब चीज़ें थी, तो ये हम शुरू से देखते हैं। तो DD राजस्थान और आकाशवाणी के काफ़ी इंपॉर्टेंस बढ़ी है, आप लोगों ने देखा होगा इन दिनों में करंट में, जो भी करंट देखते आ रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किस एक पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र को प्रदूषण उद्योगों के अलावा अन्य उद्योगों की शुरुआत करने की अनुमति दे दी गई है? ऑप्शन है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, देन केवलादेव घाना अभ्यारण्य पक्षी अभ्यारण्य, उसके बाद है हमारा केवलादेव सांबर लेक, और फिर ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ये है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। इसमें अभी तक क्या कर रहा था, संवेदनशील इको सेंसिटिव जोन घोषित करके यहाँ पे कोई भी उद्योग नहीं लगाए जा सकते थे। अब इसमें जिनसे प्रदूषण ना हो, इस टाइप के उद्योग लगाने की अनुमति सरकार के द्वारा दे दी गई है, ठीक है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, एक ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा चेक करना है एक बार, ठीक है, मैं कंफर्म नहीं हूँ इसको लेके, एक बार मैं इसको डाउट में डाल रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में जब भी बनाऊंगा
जनवरी के करंट अफेयर्स का, उसमें इसको डिस्कस कर लूंगा। तो एक बार डाउट में चेक कर लेना, इसका आंसर आकाशवाणी है या फिर डीडी राजस्थान है। आई थिंक आकाशवाणी होगा, मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो गया हूँ, तो इसका आंसर आकाशवाणी होना चाहिए। एक बार डाउट में डाल रहा हूँ, आप लोग अपनी तरफ से चेक कर लेना, और इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म डिस्कस कर लूँगा। नेक्स्ट है हमारा, राजस्थान सरकार ने पत्रकारों के लिए पत्रकार सम्मान योजना की राशि 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है। ठीक है, तो पत्रकार सम्मान योजना, इसमें क्या किया जाता है, जो पत्रकार हैं उनको सम्मानित किया जाता है कुछ रुपए देके। तो 5,000 रुपये से वो बढ़ा के वो राशि कितनी कर दी गई है, 10,000 रुपये कर दी गई है। बस इसमें यही याद करना है। और पत्रकार सम्मान योजना के बारे में मैंने पहले किसी वीडियो में बता रखा है, मुझे अच्छी तरह से याद है, तो आप लोग वहाँ पे जाके इसको जरूर देख लेना, पत्रकार सम्मान योजना क्या है। नेक्स्ट, पवन ऊर्जा से बिजली बनाने के मामले में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। पवन ऊर्जा से बिजली बनाने के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है, किसमें, भारत में। इसका आप लोगों को कमेंट करके बताना है क्या आंसर होगा। तो अगर मैं बात करूं आई थिंक 2019 तक की, ठीक है, अगर मैं बात करूं 2019 तक की, तो अभी तो क्या हो गया, सेकंड हो गया। दिसंबर 2019 तक चौथा था। ठीक है, दिसंबर 2019 तक क्या था, चौथी रैंक थी। लेकिन अब किस स्थान पे आ गया, दूसरे स्थान पे। आप लोगों को बताना है कि पहला स्थान किसका है, कमेंट करके बताना पहला स्थान किसका है पवन ऊर्जा के मामले में। इसमें क्या होता है, एक बड़ी सी ये होती है, इनमें ब्लेड्स लगी होती है, पवन ये गोल 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 घूमती है, उससे क्या टरबाइन चलता है, उससे बिजली उत्पन्न होती है। जैसलमेर में सबसे ज़्यादा बन रही है अभी। जैसलमेर में हर चीज़ के, सौर ऊर्जा के मान लो, पवन ऊर्जा के मान लो, हर चीज़ के अच्छे खासे रिजर्व हैं, सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा बनता है। तो जैसलमेर में इसके विंड फार्म है, वहाँ पे बन रही है। तो पवन ऊर्जा से बिजली बनाने के मामले में राजस्थान दूसरे स्थान पे आ गया है। देन, भारतीय तेंदुए की पहाड़ियों के रूप से जाने जाने वाली पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि अभी हाल ही में तेंदुओं की रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, क्या की गई है, तेंदुओं की रिपोर्ट जारी की गई है जावड़ेकर साहब के द्वारा। तो आप लोगों को बताना है कि किसको कहा जाता है, कोटा, अलवर, उदयपुर या फिर पाली। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाली हो जाएगा। तो अभी क्या हुआ था, भारत में तेंदुओं की स्थिति 2020 एक रिपोर्ट आई थी, क्या आई थी, भारत में तेंदुओं की स्थिति 2020, भारत में तेंदुओं की स्थिति 2020। इसमें सर्वाधिक तेंदुए कहाँ पे मिले हैं, सर्वाधिक तेंदुए ये हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, तेंदुओं का राज्य के नाम से एक संज्ञा दे दी गई है, तेंदुओं का राज्य। ऐसे ही बाघ भी सबसे ज्यादा यही मिलते हैं, शेर, तेंदुओं का राज्य। तो ये हो गया मध्य प्रदेश में। उसके बाद हमारी जो इसकी बात कर रहा हूँ मैं, पाली में, इसका आंसर क्या होगा, पाली। हुआ क्या कि जवाई पहाड़ियां सुनी होगी आपने, जवाई पहाड़ियाँ, और यहीं जवाई बांध भी बना हुआ है, जवाई नदी बहती है, उसकी वजह से जवाई पहाड़ियाँ नाम पड़ गया। इसके आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पे तेंदुए काफ़ी पाए गए राजस्थान में, इस वजह से इनका नाम क्या पड़ गया, तेंदुआ पहाड़ियाँ पड़ गया। ठीक है, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, तेंदुआ पहाड़ियाँ। एक और क्वेश्चन आया था, आई थिंक टीचर के एग्जाम में आया था, किसमें आया था, कि नाग के फण के आकार की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, नाग के फण के आकार की पहाड़ियाँ। तो वो भी क्या है, ये पाली में ही है, सेंदड़ा पहाड़ियाँ, जवाई पहाड़ियों के पास ये सेंदड़ा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है उसको। वो भी कहाँ है, हमारे यहीं पे पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम के भंडार पाए तो नहीं जाते हैं, मिले हैं। राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम के भंडार मिले हैं। तो इसका ऑप्शन है जैसलमेर, जोधपुर, सीकर या फिर झुंझुनू। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीकर हो जाएगा। तो हम सीकर की बात करें तो सीकर में खंडेला नाम की जगह, वहां पे रोयल और सुहागपुर। ठीक है, वहां पे क्या है, रोयल और सुहागपुर। खंडेला है सीकर में, रोयल और सुहागपुर। तो यहाँ पे पहले 5,000 टन मिला हुआ था भंडार, अब यहाँ पे क्या मिल गया, 10,000 टन का और मिल गया है। तो यहाँ पे कैसे निकाल जाएगा, सुरंग बना के निकाला जाएगा, सुरंग के माध्यम से। और इंडिया में झारखंड में मिलता है अच्छा खासा यूरेनियम, मतलब झारखंड में भी सुरंग बना के, सुरंग वाली तकनीक से यूरेनियम को निकाला जाता है। ठीक है, तो एक चीज और इसमें हम देखेंगे कि जो जोधपुर है,
ठीक है, जो जोधपुर है वहां पे बीनावास और आगोलाई करके, जोधपुर में बीनावास और आगोलाई, बीनावास और आगोलोई, ये दो हैं जगह। तो यहाँ पे भी क्या पाया गया, यूरेनियम के भंडार पहले ही मिल चुके हैं, यूरेनियम के भंडार मिल चुके हैं। ऐसी एक चीज यहाँ पे बाब बोल्डर, ठीक है, अभी बताता हूँ मैं क्या है। बाब बोल्डर एक चीज है और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। बाब बोल्डर, भादोरा बोल्डर, भादोरा बोल्डर। बोल्डर क्या होते हैं, बोल्डर होते हैं कि पत्थर होते हैं जो गोल गोल एकदम चिकने हो जाते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी आपको मिलते होंगे, एकदम गोल पत्थर एकदम चिकने हो जाते हैं, उनको बोल्डर के नाम से जाना जाता है, घिसते घिसते एकदम मस्त से। तो बाप नाम की जगह, भादोरा नाम की जगह जोधपुर में, उसको बाप बोल्डर और भादोरा बोल्डर के नाम से जाना जाता है। अब ये पत्थर कहाँ पे होंगे, ऐसा कहा जाता है जो घग्गर नदी है, हनुमानगढ़ गंगानगर से बह के जाती है, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी, ठीक है, और पूर्ण रूप से बहने वाली कौन सी, कांतली। तो घग्गर नदी है, तो ऐसा कहा जाता है पहले उसका प्रवाह क्षेत्र यही था और वहीं पानी के माध्यम से ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थर आए थे और ये अच्छे खासे ग्रिंड होके बोल्डर में बदल के, तो बाप बोल्डर, भादोरा बोल्डर, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये है यूरेनियम का भंडार, इसका आंसर तो मान लो सीकर हो गया। मैंने क्या बताया, सीकर में खांडेला नाम की जगह है, खांडेला में रॉयल और सुहागपुर नाम की दो जगह है, वहां पे यूरेनियम के भंडार मिले हैं। उसके अलावा जोधपुर के बीनावास और आगोलाई नाम की जगह जहाँ पे कार्नोटाइट अयस्क मिला है यूरेनियम का। कौन सा अयस्क मिला है, कार्नोटाइट। कौन सा अयस्क मिला है यहाँ पे, कार्नोटाइट। कभी कभी अयस्क के बारे में पूछा जा सकता है, तो कार्नोटाइट अयस्क। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित इंस्पायर स्कीम के तहत राजस्थान को पूरे देश में कौन सा स्थान मिला है। इंस्पायर स्कीम के तहत राजस्थान को पूरे देश में कौन सा स्थान मिला है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, पहला स्थान। अगर मैं बात करूं इंस्पायर स्कीम की, तो इसकी जैसे लिखेंगे तो हम ऐसे INSPIRE, ठीक है, और इनोवेशन इन साइंस, इनोवेशन इन साइंस, परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, इंस्पायर्ड रिसर्च, ठीक है। तो ये क्या है, एक 2010 में शुरू की गई स्कीम है, 6ठी से 10वीं क्लास के बच्चों के लिए। एक अपने जो कहते हैं ना नए विचार है उसको EMIS पोर्टल पे, EMIS पोर्टल पे डालना होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि 2020 में सर्वाधिक जो चयन हुए वो 8,027 चयन राजस्थान से हुए हैं। जो पूरे देश का आइडियाज, जो यहाँ पे आइडियाज अपलोड किए जाते हैं, उसमें से राजस्थान के 15.52% लोगों को, मतलब टोटल, ठीक है, जो टोटल संख्या है उसका 15.52% लोग हैं। राज्य स्तर पे सर्वाधिक 942 आइडियाज, 942 आइडियाज कहाँ से चुने गए, जयपुर से। तो राज्य में भी बात करें तो जयपुर पहले नंबर पे है। उसके बाद झुंझुनू, झुंझुनू से चुने गए 562 के आसपास और 531 चुने गए हैं अलवर से। तो सेकंड पे झुंझुनू है और तीसरे पे क्या है, अलवर है, ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड नंबर, फर्स्ट तो कौन हो गया, राजस्थान, सेकंड पे है उड़ीसा, एंड थर्ड नंबर पे है कर्नाटका, एंड फोर्थ नंबर पे नन अदर देन बिहार, यहाँ पे आइडियाज तो बहुत है मान लो, देन आंध्र प्रदेश। ये टॉप 5 हैं। और इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनके खातों में 10-10 हजार की राशि जमा करा दी जाती है। जो भी बच्चे होंगे उनके खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि जमा करा दी जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी प्रदूषण रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के किस स्थान को सबसे अधिक प्रदूषित घोषित किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, भिवाड़ी। सिर्फ राजस्थान की बात करें तो भिवाड़ी, क्यों, क्योंकि NCR में आता है, ठीक है। जो गाड़ियों का प्रदूषण है वो यहाँ पे आता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा का पूरा, तो उस वजह से। देन मैन्युफैक्चरिंग चलती रहती है यहाँ पे हमेशा, तो उस वजह से पराली वगैरह जलाते हैं जब जो भी किसान हैं आसपास के, तो उनका उनका धुआं भी उड़ के कहाँ पे आ जाता है, यहीं पे आता है। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पे जो प्रदूषण का स्तर है
और अलग वैसे जयपुर में बहुत ज़्यादा है, कोटा में बहुत ज़्यादा पाया गया, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कम है, लेकिन अगर सिर्फ राजस्थान में सबसे ज़्यादा बात करें तो कहाँ पे मिला है, भिवाड़ी नाम की जगह, जो भिवाड़ी अपना अलवर में पड़ता है वहाँ पे मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राजस्थान के, ये क्या है, राजस्थान के पहले आभासी किसान मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। तो महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसमें आंसर लगा हुआ है तो इसलिए रोकने का मतलब ही नहीं है। तो प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इसके द्वारा किया जाएगा। देन उदयपुर में है जो, ठीक है, ये कहाँ पे है, उदयपुर में, इसके द्वारा आयोजन किया जाना है पूरा का पूरा। उसके बाद इसमें और तो क्या बताने के लिए, ठीक, कोरोना है तो वैसे भी सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है, तो इसको भी क्या किया, चलो ऑनलाइन ही कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्वीकृत किया गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इससे एक दो चीजें और हमको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ इसका, अगर आंसर बताऊं तो इसके आंसर में क्या आएगा, भिवाड़ी। ठीक है, भिवाड़ी का चयन किया गया है, भिवाड़ी में बनाया जाएगा इंटरनेशनल हवाई अड्डा। उसके बाद थोड़ी सी अगर मैं बात करूं कि एक चीज मेरे को थोड़ी सी, ठीक है, भिवाड़ी है, इसमें देखना पहले वाले क्वेश्चन में ये है स्वामी केशवानंद वाला है, ठीक है, सेकंड ये स्वामी केशवानंद यूनिवर्सिटी वाला है, तो याद इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, स्वामी केशवानंद के द्वारा किया जाएगा, बीकानेर की यूनिवर्सिटी है। देन भिवाड़ी है, ठीक है, भिवाड़ी है। तो अभी हम बात करें, डीएमआईसी है जो सेकंड फेज चल रहा है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का, उस फर्स्ट फेज के तहत क्या हो रहा है, यहाँ पे भिवाड़ी में बनाया जा रहा है। तो राजस्थान में अगर मैं हवाई अड्डों की बात करूं, राजस्थान में हवाई अड्डों की बात करूं तो नागरिक और सैन्य दो टाइप के हैं। अब नागरिक में भी नेशनल इंटरनेशनल बात की बात है, कौन कौन सा है नागरिक और सैन्य। नागरिकों में है सबसे पहले सांगानेर जो जयपुर का है, इंटरनेशनल हवाई अड्डा। उसके बाद डबोक, ये पूछा जाता है और कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया था, डबोक हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो उदयपुर में है। देन रातानाड़ा, रातानाड़ा कहाँ पे है, जोधपुर में है। कोटा में है, जैसलमेर, देन बीकानेर और किशनगढ़। सैन्य की बात करूं मैं तो सबसे पहले नाल बीकानेर अंडरग्राउंड है, देन सूरतगढ़ का अंडरग्राउंड है, देन हमारा जैसलमेर बाड़मेर, एक जोधपुर, आई थिंक फलौदी में भी है, तो जोधपुर फलौदी हो गया। तो ये हो गया इंटरनेशनल, ये कहाँ पे आ गया हम, चलो ये लास्ट क्वेश्चन का है, इस वाले क्वेश्चन की थ्योरी यहाँ लिख दी मैंने और इस वाले की वहाँ लिख दूंगा, ठीक है, ध्यान नहीं गया मेरा। तो ये सारा क्या हो गया, इंटरनेशनल हवाई अड्डे हो गए हमारे। उसके बाद जो किशनगढ़ अजमेर है, किशनगढ़ अजमेर वहाँ पे भी होने वाला है, यहाँ किशनगढ़ अजमेर में बनने वाला है, किशनगढ़ अजमेर में बनने वाला है, भिवाड़ी में प्रस्तावित है ही। और ये कौन सा होगा, ग्रीनफील्ड। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे क्या होते हैं, जो पहली बार मतलब कुछ नहीं बना हुआ और नई जगह पे जिसको डेवलप किया जाएगा, और ब्राउनफील्ड होता है पुराने हवाई अड्डे को अपडेट करना, ठीक है, ये अंतर होता है ग्रीनफील्ड में और ब्राउनफील्ड में। नेक्स्ट है, राजस्थान में सरकार की ओर से मनरेगा योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पूरा काम सही दाम, सही काम सही दाम, पूरा काम पूरा दाम, सही काम पूरा दाम। तो इसका आंसर क्या होगा, पूरा काम पूरा दाम। इसकी थ्योरी मैं थोड़ी सी पीछे समझाता हूँ, ठीक है, इसकी थ्योरी मैं कहाँ समझा रहा हूँ, पीछे समझा रहा हूँ यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि इस वाले की मैंने आगे समझा दी है। तो ये कब से शुरू हुआ, 18 दिसंबर 2020 से। देन इसमें क्या होगा, पूरा दाम पूरा काम में क्या होगा, तो ये कब से कब तक चलेगी, मिशन मोड में 16 दिसंबर से अपनी जो आगे फरवरी आने वाली है 15 फरवरी 2021 तक। इसमें क्या होगा, लोगों को बताया जाएगा कि आपको कैसे मतलब जागरूक किया जाएगा, ठीक है, योजना के अंतर्गत, मनरेगा के अंतर्गत। और अगर मैं बात करूं 2005 में नरेगा योजना आई, काम मांगो अधिकार। उसके बाद 2 फरवरी 2006 में लागू हुई, 1 अप्रैल 2006 को पूरे देश में लागू हुई, 1 अप्रैल 2000 देश को
पूरे देश में लागू कर दी गई। फिर 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, महात्मा गांधी नरेगा। ठीक है, अगर मैं राजस्थान में बात करूं तो राजस्थान में काम कितने दिन दिया जाता है, 150 दिन की गारंटी दी जाती है। वैसे 100 दिन नॉर्मल है। और जो रुपए दिए जा रहे हैं वो कितने दिए जा रहे हैं एक दिन के, 220 रुपए, जो आई थिंक पूरे इंडिया में हाईएस्ट है। नेक्स्ट है हमारा, राजस्थान के किस स्टेडियम में राज्य स्तरीय T20 चैलेंज ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम है वहां पे। अब यहाँ पे 2-3 चीजें याद रखना, जैसे बरकतुल्ला खां स्टेडियम कहाँ पे है, जोधपुर में, पूछा जा सकता है। ठीक है, मिलान करने के लिए देके पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बरकतुल्ला खां स्टेडियम कहाँ पे है, जोधपुर में। तो सवाई मानसिंह सबको याद रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन ये महाराणा भोपाल है, राणा भोपाल नहीं है, महाराणा भोपाल सिंह, महाराणा भोपाल सिंह स्टेडियम उदयपुर में, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कोटा में। तो ये 4 है, लेकिन ये हो कहाँ पे रहा है, जयपुर में। कारण क्या है, जो सैयद मुश्ताक T20 ट्रॉफी है वो राजस्थान में आयोजित होने वाली है। तो उससे पहले तैयारियां जांचने के लिए RCA के द्वारा, जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है, उसके द्वारा कराया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन है, वैभव गहलोत, अशोक गहलोत के सुपुत्र वैभव गहलोत हैं। और इसकी स्थापना की बात करें 1931 में अजमेर में हुई थी, और इसका नाम था शायद राजपुताना क्रिकेट एसोसिएशन करके था। 1957 में इसको जयपुर में ट्रांसफर कर दिया गया। अब इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जयपुर में ही है। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय ने पहली बार राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी में अब तक की सभी डिग्रियां अपलोड कर दी हैं? तो ये क्या है, सिर्फ राजस्थान की बात ना करें तो पूरे देश की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने काम कर दिया है। ठीक है, पूरे देश की ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने काम कर दिया है, और इसका नाम क्या है, MLSU उदयपुर। अब आप लोगों को बताना क्या है, MLSU की फुल फॉर्म बतानी है। ठीक है, बहुत सिंपल सा काम दिया है, MLSU की फुल फॉर्म बतानी है यहाँ पे। इसमें हुआ क्या था, देखो बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, एक मोदी जी ने एक योजना लागू चलाई थी कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं अपने जो भी कागजात हैं बच्चों संबंधी, जैसे डिग्री है, उनकी मार्कशीट है, एक जगह डाल दो, ताकि देश में कहीं पे भी जरूरत हो तो बस उनका नंबर डालना पड़े और वो सबके सामने आ जाए, तो ज़्यादा टेंशन ना लेनी पड़े, फिजिकल रूप में उसको लेकर ना घूमना पड़े। तो ये सारी चीज़ें थी। जो लागू करने वाला पहला कौन सा बन गया हमारा, ये बन गया। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन। हाल ही में राज्य सरकार ने बजरी की कमी को पूरा करने के लिए एक नई नीति बनाई है, नई नीति की घोषणा की है। तो नीति कौन सी है, बहुत अच्छी नीति है, उसका नाम क्या है, एम सैंड नीति। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड सैंड पॉलिसी नाम है, मैन्युफैक्चर्ड सैंड पॉलिसी, एम सैंड के नाम से जाना जाना है जिसको। तो हमारे खान मंत्री कौन है, प्रमोद भाया जैन। खान मंत्री कौन है, प्रमोद भाया जैन। ठीक है, तो अभी तक क्या था, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि सरकार ने, हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी बिजली के खनन पे। क्यों? क्योंकि जो अपना बनास नदी के आसपास का एरिया है, बनास नदी हुई इधर से अपनी प्रतापगढ़ में, उधर से चंबल नदी के आसपास का एरिया, लूनी नदी के आसपास का एरिया, तो यहाँ पे क्या अवैध खनन चलता था बजरियों का। इस वजह से जो आसपास की हमारी इकोलॉजी थी उसको क्षति पहुंच रही थी। तो इससे बचने के लिए क्या किया, बनास बेसिन क्या है, बजरी उत्पादन के लिए फेमस है। तो खान मंत्री ने क्या कहा कि जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको हम क्या करेंगे, पॉलिसी के तहत पीस देंगे। उसको पीसने पे क्या होगा, बड़ी बड़ी मशीन लगा के पत्थरों को पीस के बजरी बनाएंगे, उसको बेचेंगे, तो उसकी लागत कम हो जाएगी। कारण क्या है, जैसे अभी अवैध खनन हो रहा है, अवैध खनन में सबको पैसे खिलाने पड़ते हैं, उस पैसे को खिलाते खिलाते आज बजरियों के दाम 100 गुना से ऊपर बढ़ गए। ठीक है, इस वजह से लोगों को घर बनाने में काफी कठिनाई हो रही है। तो उस वजह से ये नीति लेके आए ताकि बजरी सबको सस्ती उपलब्ध हो जाए। क्या नाम है उसका, एम सैंड नीति, मतलब मैन्युफैक्चर्ड सैंड पॉलिसी। नेक्स्ट है राजस्थान में नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम का नेचर पार्क कहाँ पे लॉन्च किया गया है? का नेचर पार्क नहीं होगा, आई थिंक नेहरू स्टेडियम व नेचर पार्क होगा इसका। हाँ, नेहरू खेल स्टेडियम व नेचर पार्क कहाँ पे किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीकर। सीकर में किया गया है। और इसके बाद पहला कहाँ पे किया गया था, चूरू में। फर्स्ट कहाँ पे किया गया था, चूरू में। एक बात और बताऊं मैं यहाँ से चलने से पहले, 400,000 किलोमीटर स्क्वायर में सेंधा नमक, जिसको साल्ट रॉक कहते हैं, सेंधा नमक के भंडार मिले हैं बीकानेर में। कहाँ पे मिले हैं, सेंधा नमक के भंडार मिले हैं हमको बीकानेर में मिले हैं।
नेक्स्ट है राजस्थान में क्षेत्रीय स्तर की डाक अदालत कहाँ पर आयोजित की जा रही है। एक बार ये क्वेश्चन छोड़ता हूँ, मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। राजस्थान के किस जिले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अंगदाता स्मारक का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अंगदाता स्मारक का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा कौन से जिले में किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर। ये है अंगदाता स्मारक। इसमें क्या किया गया है कि जो भी अंगदाता हैं उनके नाम इसके ऊपर लिखे गए हैं। और राजस्थान में आई थिंक तमिलनाडु के बाद सबसे ज़्यादा अंगदान किए जाते हैं। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। क्षेत्रीय स्तर पर डाक अदालत कहाँ आयोजित की गई है, यहाँ पे की गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगदाता वाला हो गया। अन्नपूर्णा योजना के तहत स्कूली बच्चों को दूध दिया जाता था। ठीक है, तो ये योजना कब लागू की गई थी। तो इसका कारण देखो, 2 जुलाई 2018 को लागू की गई थी। 2018 2 जुलाई 2018। इसमें फर्स्ट से लेके 5th क्लास तक के बच्चे को 150 ml दूध दिया जाता था और 6th क्लास से 8th क्लास तक के बच्चे को 200 ml दूध दिया जाता था। अब क्या है, गहलोत जी की सरकार ने योजना बंद कर दी है क्योंकि चलाई गई थी वसुंधरा सरकार के द्वारा। इस योजना को बंद करके हो सकता है आगे कोई लेके आए, लेकिन अभी के लिए बंद कर दी गई है। देन राजस्थान की स्वाति चौधरी को राजस्थान के निम्न में से किस जिले में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ निवेश बैंक गोल्डमैन सॉक्स का MD बनाया गया। तो मतलब कौन से जिले से बिलोंग करती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर से बिलोंग करने वाली है। इसमें बस इतना ही था। नेक्स्ट है, राज्य कार्यों की फाइलों में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य सरकार ने कौन सी नई व्यवस्था लागू की है। तो ये क्या है, फाइल ट्रैकिंग सिस्टम। इसमें क्या होगा, जैसे कि अभी हम जाते हैं, हमको सरकारी ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो अब उससे छुट्टी मिल जाएगी। बस फाइल गए हम लोग और वहाँ पे हमको क्या मिलेगा, स्टेटस देख लेंगे फाइल का कि अच्छा हमारी फाइल पहुँच गई यहाँ पे, ये हो गया वो हो गया। तो ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी देखते। ठीक है, ये सब चीज़ें हमको देखते पता चल जाएगी। नेक्स्ट, मतलब टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, सब खत्म, करप्शन में कमी आएगी। तो याद रखना, फाइल ट्रैकिंग सिस्टम के नाम से है। भारत पाक युद्ध 1971 में जीत की खुशी में विजय दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, भारत पाक का युद्ध हुआ था 1971 में, जब बांग्लादेश का जन्म हुआ था। ठीक है, क्या हुआ है, बांग्लादेश हुआ है। और कब हुआ था बांग्लादेश का जन्म, तो वो हुआ था 16 दिसंबर को। ठीक है, इसमें इस दिन क्या हुआ था, BSF के जवान थे, अभी की बात बता रहा हूँ, उन्होंने 180 किलोमीटर की एक रिले रेस की थी। ठीक है, रिले रेस क्या होती है, हाथ में एक मशाल लेके दौड़ते हैं, तो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को पकड़ाते चलते हैं। 16 दिसंबर को हुआ था ये, और नाको चने चबवा दिए थे। तो पाकिस्तान की तरफ से कौन था, नियाजी साहब थे। और इंडिया से कौन था, जगजीत सिंह अरोड़ा, जिन्होंने साइन करवाए थे हार पे, जगजीत सिंह अरोड़ा साहब। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्य सचिव आर्य ने सांभर झील में संरक्षण के लिए अधिकारियों से चर्चा की है। राजस्थान के कितने जिले सांभर झील का निर्माण करते हैं। तो 4, 3, 5, 6 ABCD ऑप्शन है। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 जिले। कौन कौन से हैं, नागौर, अजमेर और जयपुर। क्यों किया, क्योंकि अभी क्या हुआ था पिछली बार, इसमें लास्ट ईयर अभी बोटुलिज्म नाम का एक वो आ गया था वायरस, बैक्टीरिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रवासी पक्षी मर गए थे। तो उन सब चीज़ों को देखने के लिए, चेक करने के लिए, झील के संरक्षण के लिए अधिकारियों से चर्चा की निरंजन आर्य ने। अब इसमें देखो एक प्रॉब्लम और होती थी कि जैसे ये झील है, ट्यूबवेल खोदी, इसका पानी निकाला, जोधपुर, पाली, बाड़मेर ये वाले ट्रकों में पानी भर के ले जाते, टैंकर में अपने आप पे जाके क्यारी बनाते, उस क्यारी में पानी भरते, नमक बना के बेचते थे। अब ये ट्यूबवेल ऐसा का ऐसा छोड़ देते थे, बोरिंग रह जाती थी, जिसमें बच्चे खेलते खेलते गिर जाते थे। तो इन सब चीज़ों को भी रोकने के लिए, चेक करने के लिए क्या किया गया है, इनके द्वारा एक मीटिंग की गई थी। एक बात और, ये क्या है, एक रामसर साइट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में ईरान में, जहाँ पे जो हमारी वेटलैंड्स हैं उनके लिए उनको यहाँ पे एक मॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड रखा जाता है, उसमें डाला जाता है। तो सांभर है वो रामसर साइट है। उसके बाद 12 अप्रैल 1956 को सांभर साल्ट लिमिटेड की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई है, सांभर साल्ट लिमिटेड की स्थापना हुई है। देन एक चीज और थी ना इसमें, ठीक है, 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। ठीक है, ये और था। फिर राजस्थान के किस जिले में फेम 2.0 योजना के तहत चार्जिंग स्टेशन की अनुमति दी गई है। ठीक है, तो ये है जयपुर शहर में।
जयपुर शहर में दी गई है। कौन कौन करेगा? REIL मतलब रील, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, और EESL मतलब एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, ये करेंगे। और इसमें क्या होगा, दो टाइप के चार्जिंग स्टेशन होंगे। धीमी गति का जो धीमी गति से करेगा वो एक बार में 10 इलेक्ट्रिक वाहन 6 घंटे में चार्ज करेगा, और तेज गति वाला 6 इलेक्ट्रिक वाहन 1 घंटे में चार्ज करेगा। ठीक है, ये सब बातें हैं इसमें। उसके बाद हम बात करें अगर फेम 2.0 के बारे में, तो 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2019 तक फेम योजना चली, सिर्फ फेम इंडिया योजना चली, फेम 2.0 नहीं। उसकी सफलता को देखते हुए फेम फेज 2.0 चालू किया गया है। ठीक है, देन इसमें NH 25 पे चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे रील के द्वारा। रील की स्थापना कब हुई है? 1981 में, एक मिनी रत्ना कंपनी है। EESL की स्थापना हुई है 2009 में। ठीक है, जो LED बल्ब बढ़ते हैं इसी के द्वारा बांटे जाते हैं। तो ये था इसका थोड़ा सा एक परिचय, ये है फेम योजना के बारे में। 2-3 पॉइंट है, पढ़ लेना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य निर्भया फंड का प्रयोग पूरी तरह से करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान ऐसा पहला राज्य बन गया। निर्भया फंड की स्थापना 2013 में की गई थी, और उसके बाद से कोई भी 1000 करोड़ का आई थिंक फंड बनाया गया था, और उसके बाद से कोई भी इसका ढंग से यूज नहीं कर पा रहा था, और राजस्थान पहला ऐसा राज्य बन गया पूरे देश में जिसने इसका ढंग से पहली बार यूज किया है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस पर्यावरणविद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्स फ्रीमैन में प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सत्यप्रकाश मेहता। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सत्यप्रकाश मेहता। बात करें सलीम अली की, तो इनके नाम से जम्मू कश्मीर में राष्ट्र उद्यान है, और भरतपुर घाना पक्षी अभयारण्य में एक इंटरप्रिटेशन सेंटर बना हुआ है। कोरोना के कारण इस वर्ष राजस्थान विश्वविद्यालय में गुलदाउदी प्रदर्शनी का आयोजन नहीं किया गया था। ठीक, गुलदाउदी आप गुलदावरी भी कहते हैं इसको, तो एक पौधा होता है। तो इसका पहली बार कब किया गया था, प्रदर्शनी कब स्टार्ट की गई थी? तो ये की गई थी 1986 में। उसके बाद हम बात करें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, JLF। ठीक है, तो ये क्या होगा? वर्चुअल होगा। ठीक है, ये क्या होगा? वर्चुअल होगा, और ये स्टार्ट हुआ था 2006 में, और 2017 से इसमें हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना जाने लगा। तो 2017 का कौन सा चुना गया था? आधार। 2018 का चुना गया नारी शक्ति। 2019 का चुना गया संविधान। 2020 का जब चुना जाएगा तब हम देख लेंगे। ठीक है, 2017 से चुना जाने लगा है ये वाला, इस बार वर्चुअल होगा ये। फिर वृक्षारोपण के कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए, ठीक है, वृक्षारोपण के कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए एक ऐप लॉन्च की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा, जिसको क्या कहा गया है? वृक्षारोपण निगरानी ऐप। ठीक है, वृक्षारोपण निगरानी ऐप क्या है? जो हमारे इसके कार्य हैं, क्या नाम है, वृक्षारोपण के, उसमें निगरानी करने के लिए कि भाई सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, ये किया गया है। उसके बाद राजस्थानी साहित्यकार महिला लेखन पुरस्कार, राजस्थानी साहित्यकार महिला लेखन पुरस्कार, ये जो मानक अलंकरण पुरस्कार मिलते हैं उसके तहत मिला है महिला लेखन, उसमें कैटेगरी बनाई गई है इस बार। और एक किसको मिला है? किरण राज पुरोहित जी को, किरण राज पुरोहित जी को। और इनकी मैं किताबों की बात करूं तो 2 किताबें हैं, झज्झर निर्झर और है कांठल। ठीक है, 2 किताबें हैं। और मानक अलंकरण समारोह किसके द्वारा किया जाता है? जलते दीपक एक मैगजीन है जो मानक मेहता के द्वारा लेके आए थे। ठीक है, और इस बार का मालक अलंकरण पुरस्कार अगर पूछा जाए वो किसको मिला है, तो वो मिला है नंद किशोर सारस्वत को। मानक अलंकरण किसको मिला है? नंद किशोर सारस्वत साहब को। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद राजस्थान ईज ऑफ डूइंग रिफॉर्म, इसको पूरा करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? 6th राज्य बन गया, 6ठा राज्य बन गया। देन ठीक है, इतना ही था, बहुत है इतना करंट। तो ठीक है, मेरे कहने का मतलब इतने फैक्ट थे जो थे, मैंने आपको बता दिए जो काम के थे, और इससे ज़्यादा तो मतलब भी नहीं है। एक और है, राजस्थान में क्या है? कस्टम हायरिंग योजना है। कस्टम हायरिंग योजना क्या होती है? कस्टम हायरिंग योजना है, उसके अंतर्गत ग्राम सेवा सहकारी समिति को उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं।
इस योजना में सारे किसान लाभार्थी होंगे। किसान को किराए पे उपलब्ध कराए जाएंगे और राज्य संबंध में ऐसे 12 बनाए जाएंगे। ठीक है, कृषि उपकरण कराए जाते हैं किराए पे। कस्टम हायरिंग योजना, आप लोगों का होमवर्क क्या है, कस्टम हायरिंग योजना के बारे में पढ़ना है। कस्टम हायरिंग योजना क्या है इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, चालू कब की गई, क्या किया गया। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट द करंट अफेयर ऑफ December 2020. Thanks for watching this video. Be with me, be with Study IQ.